नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी हूँ। मैं बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर का गवर्नर हूँ और रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, जिसको हम लोग आरएसएसडीआई के नाम से जानते हैं, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरे इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज इन डायबिटीज। आपने डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में बहुत सुना होगा। अक्सर हम लोग मरीजों से कहते हैं कि अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको गुर्दे की बीमारी हो जाएगी, और गुर्दे की बीमारी डायबिटीज के मरीजों में सबसे ज्यादा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। ये नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज क्या चीज है? नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज वो गुर्दे की बीमारी है जो कि उन मरीजों में होती है जिनको सामान्यतया डायबिटीज नहीं होती, लेकिन ये डायबिटीज के मरीजों में भी होती है। डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज की वजह से गुर्दे पे असर आने को हम डायबिटिक किडनी डिजीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं। वो बीमारियां, वो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन जो कि उन मरीजों में होती हैं जो डायबिटीज से पीड़ित नहीं होते, वो भी डायबिटीज के मरीजों में जब मिलती हैं तो हम उसे नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर हम नॉन डायबिटीज किडनी डिजीज के बारे में बात करें तो उसका सही आंकड़ा हमारे सामने कभी नहीं आ पाता। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम जब भी किसी मरीज के गुर्दा रोग संबंधी समस्या के साथ में जब इलाज करते हैं तो अक्सर हम अपने मरीज की किडनी बायोप्सी नहीं कराते, और किडनी बायोप्सी ना कराने की वजह से हमें ये पता नहीं लग पाता कि ये हमारा मरीज डायबिटिक किडनी डिजीज से पीड़ित है या नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज से पीड़ित है। डायबिटीज साथ में होने की वजह से हम उसे डायबिटिक किडनी डिजीज का मरीज मान करके चलते हैं और उसका इलाज उसके अनुसार ही करते रहते हैं। तमाम सारे ऐसे मरीज देखे जाते हैं जो कि डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित होते हैं, किडनी संबंधी समस्या भी होती है, पर फिर भी उनके पेशाब से प्रोटीन नहीं जा रहा होता, उनमें प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलता। ऐसे मरीजों में नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है। सामान्यतया हम लोग लगभग 30% लोगों में डायबिटिक किडनी डिजीज देखते हैं जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। परंतु उन 30% में एक बहुत बड़ा धड़ा वो होता है जो कि नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज से पीड़ित होता है। इसके प्रेवलेंस को लेकर विश्व में तमाम सारी अध्ययन हुए हैं, तमाम सारी स्टडीज हुई हैं, पर उनके डिटेल में जाने का अपना मकसद नहीं है। हम लोगों को ये जानना है कि हम नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज को एक डायबिटीज के मरीज में कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे रोकें। ऐसा नहीं है कि नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज या एनडीकेडी आज अचानक एकदम से आ गई, या इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था, या ये पहले कभी होती नहीं थी। निश्चित रूप से ये मधुमेह मरीजों में या डायबिटीज के मरीजों में पहले भी होती थी, लेकिन इनके बारे में हमें पता भी था। लेकिन अब अचानक जब हमें इनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी मिली, तब हमें ये जानना आवश्यक हो गया और ये तय करना आवश्यक हो गया कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि घोड़ा अस्तबल के बाहर आ गया है। घोड़ा जब तक अस्तबल में था, तब तक हम मानते थे कि ये है, इसका एक्जिस्टेंस है, लेकिन ये कंट्रोल्ड है। और जब बाहर आ गया, तो अब ये सवाल उठता है कि हम इसे काबू में कैसे करें। प्रेवलेंस पहले से बहुत अधिक डिफाइंड नहीं है। अलग-अलग विश्व के भागों में हम अलग-अलग प्रेवलेंस देखते हैं। मोटे-मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज, जिसको हम एनडीकेडी कहते हैं, उसकी प्रेवलेंस टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में भारत में अधिक है यूरोपियन देशों के मुकाबले। यूरोपियन देशों में 22% लोग एनडीकेडी या एनडीआरडी से पीड़ित हैं, जो कि डायबिटीज के साथ में एनडीआरडी जिनको है। पर भारत में लगभग 26.7% मधुमेह रोगी
NDKD या NDRD से पीड़ित हैं। जब हम डायबिटिक किडनी डिजीज की बात करते हैं या डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात करते हैं, तो प्रोटीनूरिया एक हॉलमार्क के रूप में सामने आता है। प्रोटीनूरिया हमें मिल गया, हम ये समझ लेते हैं कि पेशेंट किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है मधुमेह जैसी बीमारी के अंदर। अगर कोई भी मधुमेह का रोगी प्रोटीनूरिया से पीड़ित होता है, तो हम इस बात का लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि इसके किडनी पे कुछ असर आना शुरू हो गया। उसके साथ में अगर सूजन भी मिलना शुरू हो जाए और ब्लड प्रेशर भी हाई हो, तो ये हमारी आशंका को डबली एश्योर कर देता है, या कह सकते हैं और अधिक मजबूत कर देता है। जिन लोगों के अंदर प्रोटीनूरिया नहीं, उनका क्या करें? प्रोटीनूरिया की अनुपस्थिति में, यानी प्रोटीनूरिया माने प्रोटीन के पेशाब में जाने की स्थिति को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। उसकी अनुपस्थिति में अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, तो हम उसे नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो 17 से 33% लोग इस श्रेणी में आते हैं। बट ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यदि ये CKD, डायबिटीज और प्रोटीनूरिया की तीनों की टिकड़ी है, तो हम केवल माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित होंगे। किंतु यदि प्रोटीनूरिया अनुपस्थित है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी हार्ट से संबंधित समस्याएं अधिक होने की चांसेस हैं। ब्रेन में स्ट्रोक या हेमरेज होने की चांसेस अधिक हैं। यदि कोई मरीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं मिलती, डायबिटीज का ड्यूरेशन बहुत अधिक नहीं है, HbA1c थोड़ा है, ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड में है, तब हमें इस बात के लिए आशंकित होना चाहिए कि कहीं ये नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज तो नहीं है। नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज की तरफ जाने के पहले हमें उन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए जो कि डायबिटिक किडनी डिजीज की बायोप्सी करते समय मिलते हैं। अक्सर डायबिटिक किडनी डिजीज की बायोप्सी करते समय ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल चेंजेस दिखाई देते हैं और आर्टीरियोलर हाइलिनोसिस, जिनमें आर्टरी के अंदर की तरफ वॉल पे हाइलिन का डिपोजिशन हो जाता है। अक्सर इसकी शुरुआत नॉर्मल कॉर्टेक्स से होती है, जिसमें ट्यूब्यूल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी होने लगती है और दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस बड़ा होने लगता है। जब आर्टीरियोल में के अंदरूनी सतह पर हाइलाइन का एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, तो हम उसको तब हमें ये एहसास होता है कि जो ल्यूमेन है उसकी चौड़ाई काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उस आर्टरी से उस पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई प्रभावित होने लगती है। रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और तब हमारा मरीज डायबिटिक किडनी डिजीज की तरफ एडवांस, या किसको कहते हैं एडवांसिंग डायबिटिक किडनी डिजीज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम प्रोटीनूरिया की बात करते हैं, तो अक्सर प्रोटीनूरिया डायबिटीज के बढ़ने के साथ में और साथ में डायबिटीज के ड्यूरेशन के बढ़ने के साथ में बढ़ता है। पर जैसे जैसे प्रोटीनूरिया बढ़ता है, वैसे वैसे गुर्दे के फेल होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन उन मरीजों में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिनमें डायबिटीज तो है, प्रोटीनूरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि ये डायबिटिक किडनी डिजीज नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज से कैसे अलग पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज का ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो कि नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज में बहुत थोड़ा होता है, जबकि डायबिटिक किडनी डिजीज में ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ प्रोटीनूरिया बढ़ता जाता है। HbA1c लेवल यानी डायबिटीज का कंट्रोल अक्सर नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज में अच्छा देखा जाता है, जबकि डायबिटिक किडनी डिजीज होती ही तब है
जब उसका लंबे समय तक गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं रह पाता या HbA1c नियंत्रण से बाहर रहता है। जहां तक ब्लड प्रेशर की बात है, अक्सर नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लोअर साइड में या नॉर्मल होता है, जबकि डायबिटिक किडनी डिजीज में अक्सर ये बढ़ा पाया जाता है या ग्रेजुअली बढ़ता है। लिपिड प्रोफाइल एंड बॉडी मास इंडेक्स की तरफ ध्यान दें तो अक्सर नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज के मरीजों में हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया यानी ट्राइग्लिसराइड का लेवल स्लाइटली अधिक पाया जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मरीजों के मुकाबले। एज वेल एज BMI भी अधिक होती है NDRD के पेशेंट, यानी मोटापा ज्यादा होता है। ज्यादा मोटे लोगों को डायबिटिक किडनी डिजीज के बजाय NDKD होने की संभावना अधिक होती है। सभी डायबिटीज मरीजों में किडनी की समस्याओं में अगर हम जाएं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली समस्या है। उसके बाद नंबर 2 पर हम NDRD के केसेस पाते हैं और नंबर 3 पर डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस पाई जाती है। एक्यूट किडनी इंजरी एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम उतने अधिक नहीं मिलते जितने की ये सारी कंपोनेंट मिलते हैं। अगर हम रीनल सिंड्रोम की बात करें, जो कि एक डायबिटीज के मरीज में पाए जाते हैं जब वो आपके पास आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाली किडनी की बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद नंबर 2 पर जो बीमारी होती है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर होता है, जिसमें तेजी से पेशेंट गुर्दे के फेलियर की तरफ बढ़ता है। 12% लोगों में एक्यूट किडनी इंजरी जो किसी दवाई की वजह से भी हो सकती है, किसी और केमिकल की वजह से हो सकती है। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, यानी किडनी के रास्ते थोड़ा इमेचूरिया जा रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है। 6% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एबनॉर्मल यूरिनरी एनालिसिस मिलती है, मीन कोई भी उसका स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी यूरिन में एबनॉर्मल एनालिसिस आपको देखने को मिलती है, यानी एल्बुमिन डिफरेंट मिलेगा जो कि नॉर्मल से अधिक होगा, और बाकी पैरामीटर्स भी यूरिन के सामान्य से अलग होते हैं। जब हम हिस्टोलॉजिकल लीजन्स की बात करते हैं तो NDRD में सामान्यतः पाए जाने वाले हिस्टोलॉजिकल लीजन्स को हम 3 डिफरेंट पैटर्न्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिसमें केवल आइसोलेटेड NDRD पाया जाता है। दूसरा पैटर्न जिसमें डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस पाई जाती है और कभी-कभी ये NDRD के साथ भी एसोसिएटेड होती है, और कभी-कभी ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बाद होती है। NDRD ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बाद भी होती है। डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और NDRD जब साथ-साथ होते हैं या उसके बाद होते हैं तो हम इसको कंबाइंड डिजीज कहते हैं। रीनल बायोप्सी से ये पाया गया कि आइसोलेटेड डायबिटिक नेफ्रोपैथी 56.2% लोगों में मिलती है, नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी 30.4 और 13% लोगों में कंबाइंड डिजीज मिलती है। 53.2% लोगों में NDRD पाई गई, 27.5% लोगों में प्योर डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड 19.3 लोगों में डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बाद कंकरेंट NDRD पाई गई। सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि ये NDRD को डायबिटिक किडनी डिजीज से अलग कैसे किया जाए? इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि NDRD है या डायबिटिक किडनी डिजीज है। उसके लिए रीनल बायोप्सी बहुत अधिक आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि रीनल बायोप्सी कब करनी चाहिए? तो मैं उन इंडिकेशंस में जाना चाहूंगा जब हमें रीनल बायोप्सी करनी चाहिए। माइक्रोहीमेचूरिया, प्रोटीनूरिया with diabetes duration of less than 5 years, rapidly worsening renal failure। अक्सर जब पेशेंट आपका हल्की सी कुछ RBCs उसके यूरिन में आना शुरू हो गए, तब आपको रीनल बायोप्सी के बारे में सोचना चाहिए।
अगर प्रोटीनूरिया हो रहा है लेकिन डायबिटीज का ड्यूरेशन 5 साल से कम है, तो वो भी एक रीनल बायोप्सी का इंडिकेशन हो सकता है। रैपिडली वर्सनिंग रीनल फेलियर, अचानक एकदम से रीनल फेलियर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है, साथ में मासिव प्रोटीनूरिया आ रहा है, तो वो पहले से ही इंडिकेशन है रीनल बायोप्सी का, चाहे वो डायबिटीज के साथ हो या ना हो। प्रोटीनूरिया इन द एब्सेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है लेकिन प्रोटीनूरिया है, तो भी इस बात की संभावना ज्यादा है कि एनडीकेडी हो सकती है। रीनल बायोप्सी करा के देखें। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस जो कि किडनी को भी प्रभावित करते हैं, लाइक वो मरीज जिनमें एंका पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट 4 पॉजिटिव होता है, ऐसे लोगों में भी रीनल बायोप्सी करके देखना चाहिए। रीनल बायोप्सी का जुडिशियस यूज करना बहुत आवश्यक है। आधे के करीब मरीजों में जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, अक्सर रीनल बायोप्सी करने पे एटिपिकल रीनल प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो मेल पेशेंट होते हैं और जिनकी डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। हम लोग जानते हैं डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती तो डायबिटिक किडनी डिजीज होने की संभावना होती है, लेकिन अगर डायबिटीज बढ़िया कंट्रोल है, फिर भी किडनी डिजीज हो रही है, तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि एनडीआरडी हो। एक स्टडी के ऑब्जर्वेशन के अनुसार आईजीए नेफ्रोपैथी सबसे ज्यादा कॉमन आइसोलेटेड एनडीआरडी होती है, जो कि सबसे अधिक संख्या में मरीजों को मिलती है। जब किसी भी पेशेंट में या किसी भी मरीज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शुरुआत होती है, तो या तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर की तरफ जाता है या एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट देखने को मिलते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर एनडीकेडी की तरफ इशारा करता है, जबकि एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट्स अगर मिलना शुरू होते हैं, तो इस बात की संभावना भी हो सकती है कि वो डायबिटिक किडनी डिजीज हो। रीनल बायोप्सी करने पे 51% लोग में आइसोलेटेड डायबिटिक नेफ्रोपैथी मिलती है और 20% लोगों में आइसोलेटेड एनडीकेडी मिलती है। 29% लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीजें होती हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि 39% लोगों में देखने को मिलती है और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो कि 33% लोगों में देखने को मिलती है, अक्सर ये उस पैथोफिजियोलॉजी का भाग होती है जिसमें एनडीआरडी को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के साथ में एक दूसरे के ऊपर को ढकते हुए आते हैं। अक्सर एनडीआरडी हमारे को अचानक सरप्राइज के रूप में भी देखने को मिलती है। अक्सर हम ऐसे लोगों में जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हैं, जिनका डायबिटीज लंबे समय से चल रहा है, अचानक उनके एल्बुमिनूरिया आना शुरू हुआ या कई बार एल्बुमिनूरिया आना नहीं शुरू हुआ और अचानक एकदम से उनका किडनी पैरामीटर्स डिरेंज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके के सरप्राइजेस अक्सर एनडीआरडी में देखने को मिलते हैं। यदि हम एक किसी उदाहरण की बात करें तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक 45 वर्ष का व्यक्ति जो कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित था, फरवरी 2004 में एडमिट हुआ। 27 फरवरी 2009 को दोबारा एडमिट हुआ जब उसने दोनों पैरों में स्वेलिंग की कंप्लेन करी 5 महीने से और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है। साथ में नौशिया, ब्रेथलेसनेस जो कि यूरेमिया के फीचर्स हैं, वो भी आने शुरू हो गए और 10 दिन से इन फीचर्स के आने के बाद वो हॉस्पिटल में आया। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ प्रोटीनूरिया कम हुआ, 0.8 ग्राम पर डे पे आ गया अगस्त 2009 में और फिर धीरे से 0.6 ग्राम पर डे पे आ गया 25 जनवरी 2010 को। उसको डायग्नोसिस में पाया गया कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई थी, जिसके लिए उसको 4 ड्रग एटीटी स्टार्ट करी गई 25 जनवरी 2010 में और उसका रीनल फंक्शन नॉर्मल हो गया। बाद में प्रोटीनूरिया 300 से 500 मिलीग्राम पर डे के अनुसार रेंज कर रही थी। तो इस तरीके की पिक्चर्स अक्सर देखने को मिलती हैं। कॉमन हिस्टोलॉजिकल लीजन जो कि नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज में पाए जाते हैं, लाइक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज, ग्लोमेरुलर कॉजेज। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज ज्यादातर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से होती हैं, जो कि किसी
दवाई को लेने से हो जाती हैं या कोई केमिकल को इंजेस्ट करने से हो जाती हैं। दूसरी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है। ग्लोमेरुलर डिजीजेज में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ऑटोइम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा अदर कॉजेज ऑफ रीनल इन्वॉल्वमेंट डायबिटिक पेशेंट्स में क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी अक्सर देखने को मिलता है। डायबिटीज नेफ्रोपैथी अक्सर एक्सक्लूशन से ही हम लोग डायग्नोसिस बना पाते हैं। जब ये सारी चीजें आप रूल आउट कर दें, फिर भी पेशेंट को नेफ्रोपैथी दिखाई देती रहे और पेशेंट डायबिटिक भी है, in that condition we can say that this is ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नॉन डायबिटिक रीनल डिजीज में को कब सस्पेक्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय। यदि कोई मरीज रीनल इंसफिशिएंसी के साथ आपके पास आए और साथ में प्रोटीनूरिया उसे ना हो, तो वो पेशेंट एनडीकेडी का हो सकता है। प्रोटीनूरिया हो रहा है लेकिन साथ में रेटिनोपैथी नहीं है और पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित है, तो एनडीकेडी होने की संभावना हो सकती है। पेशेंट को हिमेचूरिया यानी खून आ रहा है पेशाब में और साथ में कुछ आरबीसी कास्ट भी आ रहे हैं। जीएफआर बहुत तेजी से गिर रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। कुछ समय पहले प्रोटीनूरिया बिल्कुल नहीं था, अभी अचानक एकदम से काफी सारा प्रोटीनूरिया डेवलप हो गया। ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन फिर भी किडनी डिजीज है और अक्सर किडनी के साइज छोटा मिल रहा है, जो कि डायबिटीज के मरीजों में अक्सर नहीं पाया जाता। डायबिटीज नेफ्रोपैथी के पेशेंट में किडनी साइज या तो बड़ा होता है या नॉर्मल होता है, लेकिन यदि वो किडनी साइज कम मिल रहा है तो हमको ये सोचना चाहिए कि इस पेशेंट में नॉन डायबिटीज किडनी डिजीज होने की संभावना अधिक है। यदि हम बाकी के कारणों को अलग करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे और वो टेस्ट यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन का जांच कास्ट के लिए, आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए कराने की जरूरत है। किडनी का अल्ट्रासाउंड, किडनी डॉपलर, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन जिससे कि फंडस देखा जा सके, 24 घंटे का यूरिनरी एल्बुमिन एक्सक्रीशन और फाइनली किडनी बायोप्सी। ये सारे टेस्ट करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पेशेंट को नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज है या नहीं। नॉन डायबिटिक रीनल डिजीज हमारे मधुमेह के रोगियों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, लेकिन हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो भी मधुमेह का मरीज किडनी के इन्वॉल्वमेंट के साथ आता है, हम उसे डायबिटिक किडनी डिजीज या नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मान करके ही इलाज करते हैं। रीनल बायोप्सी एक आवश्यक जांच है जो कि हमें इस बात की बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी देती है कि पेशेंट को नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज है या डायबिटिक रीनल डिजीज है। 40 से 60% एंड स्टेज किडनी डिजीज में आने वाले मरीज, स्पेशली मधुमेह से पीड़ित मरीज, एनडीकेडी के शिकार होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उन 40 से 60% मरीजों का एंड स्टेज रीनल डिजीज में जो बिना जाने या अनजाने में चले जाते हैं, ना उनके डॉक्टर को पता चल पाता है, ना उनको खुद पता चल पाता है, प्रोटीनूरिया होता नहीं है, तो उनको रोकने का प्रयास करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये पता लगाएँ कि कौन से मरीज़ के अंदर एनडीकेडी होने की संभावना अधिक हो सकती है और उसको रीनल बायोप्सी या और दूसरी जाँचें करके उसको आइसोलेट या आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद।